बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी होगी और उन्हें ये पता होगा कि किसी भी वाद में, किसी भी अपराध में या किसी भी कोई मुकदमा चल रहा है, किसी भी विचारण में इस तरीके के फैक्ट अगर जो सामने निकल के आते हैं, कोई भी अगर जो एक्यूज्ड पर्सन वो जेल में है तो जेल रहना इज एन एक्सेप्शन केस, वो अपवाद की दृष्टि में आता है और बेल उसका अधिकार है, यानी कि जमानत मिलना ही उसका अधिकार है किसी भी अभियुक्त के लिए। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या किन परिस्थितियों में आके हमारी जो जमानत के अधिकार हमारे पास जागृत रहते हैं, उनको किस तरीके से हम उपयोग में ला सकते हैं, किस तरीके से हम उनके अपने लिए और स्वयं के लिए या अपने निकटतम संबंधी उसके लिए हम उनको सही तरीके से एज ए राइट उनको हम यूज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, और आप अपनी निजी समस्या पे हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि थंबनेल देख के आपको अंदेशा हो गया होगा कि वीडियो किस विषय पर आधारित है, किन किन बिंदुओं को हम संकलित करने वाले हैं और किस विषय पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में अभी जो एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक तथ्य को निर्धारित करते हुए एक गाइडलाइन दी या एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्धारित या प्रतिपादित सिद्धांत को अवधारित किया, जिसके आधार पे अब एक ऐसी रेमेडी सामने निकल के आती है अगर जो एंटीसिपेटरी बेल उस परिस्थितियों में भी लागू हो सकते हैं अगर जो एफआईआर दर्ज ना भी हुई हो, क्योंकि कभी कभी इस तरीके से केसेस को ऐसे भी लिया जाता है कि किसी भी परिस्थितियों में आके पुलिस प्रिवेंटिव एक्शन लेती है, यानी कि किसी भी क्राइम का अगर जो अंदेशा होता है पुलिस को और उसको ये लगता है कि इस तरीके से अगर जो भीड़ या कोई पर्सन अगर जो यहाँ पे इकट्ठा रहे तो उनको या वो समाज के विरुद्ध वो अशांति का माहौल पैदा कर सकते हो, जिसके आधार पे बिना एफआईआर दर्ज किए हुए भी पुलिस वालों के द्वारा उस व्यक्ति की अभिरक्षा में लेकर उसकी गिरफ्तारी की जाती है। तो ऐसे मामलों में या इस तरीके की अगर जो घटना आपके साथ घटित होती है तो इनसे बचाव के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा ही सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत को दाखिल करने के लिए एफआईआर का दर्ज होना किसी भी थाने में ये आवश्यक नहीं है। अगर जो एफआईआर नहीं भी दर्ज होती है किसी भी थाने में और आपको ये लगता है, आपको ये भय बना हुआ है कि पुलिस या थाने का भार साधिक अधिकारी आपको गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि अग्रिम जमानत का जो मेन इंग्रेडिएंट है, मेन ग्राउंड है, वो ये है कि अगर जो आपको ये भय लगता है, अगर जो आपको ये प्रतीत होता है कि थाने का भार साधक अधिकारी या किसी भी थाने का जो भार साधक अधिकारी जिसके अंतर्गत अगर जो कोई अपराध होने की अगर जो दृष्टिगत इस तरीके की संभावना प्रकट की जाती हो, आपको ये भय व्याप्त रहता है कि मुझे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आप अग्रिम जमानत के आधार पे आप अपनी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके आधार पे आप अपने तथ्य और अपने फैक्ट अगर जो माननीय न्यायालय को आप एक्सप्लेन करते हैं और माननीय न्यायालय आपके तथ्य और आपके ग्राउंड पे अगर जो विश्वास करती है तो माननीय न्यायालय आपके फेवर में आदेश पारित कर देगी, यानी कि आपको अग्रिम जमानत के ऑर्डर पारित कर दिए जाएंगे, यानी कि आपको माननीय न्यायालय से आपको अग्रिम जमानत के आदेश जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। बात दूसरे बिंदु ये है, क्योंकि अगर इस तरीके के मामले जब सामने निकल के आए, क्योंकि मई 2024 से फैसला सुरक्षित रखा गया था माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, जो कि अभी पिछले सप्ताह में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया, जिसमें सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि किसी भी अग्रिम जमानत को प्रस्तुत करने के लिए उसमें एफआईआर का दर्ज होना किसी भी थाने में ये आवश्यक नहीं है। बात यहाँ पे समाप्त नहीं होती, क्योंकि कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसे फैक्ट है जिसके आधार पे माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तरीके का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, क्योंकि मामला था जीएसटी से रिलेटेड संबंधित और जीएसटी में इस तरीके की इंक्वायरी सेटअप करना या उनसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स वसूलना, इसके अंतर्गत अगर जो वो एफआईआर दर्ज नहीं भी करते हैं और अगर जो ये अभियुक्त को ये लगता है कि सच एंड सच व्यक्ति के द्वारा मेरी गिरफ्तारी की जाएगी, तो ऐसी परिस्थितियों में वो अग्रिम जमानत का सहारा ले सकता है, जो कि एक सक्षम न्यायालय के समक्ष उस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके आधार पे आपके तथ्य और आपके ग्राउंड अगर जो माननीय न्यायालय के समक्ष अगर प्रस्तुत किए जाते हैं और माननीय न्यायालय उस पर विचार करती है, जिसके उपरांत आपकी फेवर में अग्रिम जमानत के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। और अगर जो आपको इस तरीके का लगता है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया है अपने निर्णय में, क्योंकि अभी तो बीएनएसएस लागू है और इसके पहले सीआरपीसी लागू थी पूरे भारतवर्ष में, और जीएसटी के इस तरीके के जो लॉ हैं वो इंक्लूड करते हैं, यानी कि जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो सीआरपीसी के फॉलो करते हैं, जो वर्तमान स्थिति में सीआरपीसी का सेम एज ए पोजीशन बीएनएसएस है।
और जिसके आधार पर नए कानून जो लागू किए गए उन्हीं के अंतर्गत आज के वर्तमान कानून के हिसाब से, वर्तमान लॉ के हिसाब से पूरा ट्रायल को विचारण किया जाएगा, उसी के अनुसार पूरा ट्रायल चलता है। और अगर जो किन्हीं कारणों के वश अगर जो कोई भी परिस्थिति ऐसे सामने निकल के आती है, अगर जो आपको ऐसी परिस्थितियां होने के बाद भी, अग्रिम जमानत प्राप्त होने के बाद भी ट्रायल पूरा नहीं हो पाता है, या किन्हीं कारणों के आधार पे अगर जो उसमें आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया जाता है, तो इसके आधार पे आप माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आप उनके शरण में जा सकते हैं, जिसके आधार पे और जो तथ्य आपने जो माननीय न्यायालय के समक्ष जो प्रस्तुत की है, उन्हीं के आधार पे माननीय न्यायालय को अगर जो प्रतीत होता है कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य हो, बिल्कुल सही है, तो उसी पर विश्वास करते हुए माननीय न्यायालय आपके फेवर में अग्रिम जमानत के आदेश पारित कर देगी। और अगर इसी के साथ में अगर जो आपकी कोई पर्सनल या निजी समस्या है जिस पे आप हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो जानकारी देने के लिए या जानकारी लेने के लिए संपर्क करने का माध्यम आपकी स्क्रीन पे है। आप उस प्रोसेस के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी निजी विषय पर हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और अगर जो आपने वीडियो अंत तक देख ही लिया है, पूरा देख ही लिया है, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। तो मिलते हैं और एक वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।